Good morning, dear students. As you know that we are reading our topic, the later Vedic age, and in this topic we have read about the political life and economic life of the people. And today onward we are going to read society. So first of all, get ready to write down today's date, and that is 4th of September. So after writing the date, get ready for the class. Let's start to read. The family with the father as the head still remained the most basic unit of the society. तो अभी भी अर्ली वैदिक पीरियड की तरह लेटर वैदिक पीरियड में भी जो फादर थे वो फैमिली के हेड थे. द वर्ना सिस्टम हैड बिकम रिजिड बाय दिस टाइम. तो वर्ण सिस्टम जो था वो और भी ज़्यादा रिजिड हो गया था. रिजिड मतलब मुश्किल हो गया था, परफॉर्म करना मुश्किल हो गया था. एंड पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम चेंजिंग देयर ऑक्यूपेशंस और कास्ट. और इस बार लोग अपने ऑक्यूपेशन यानी कि अपने काम को चेंज नहीं कर सकते थे. इसके लिए उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया था, मनाही कर दी गई थी. Earlier, the caste system had been based on occupation or profession, but by the later Vedic age, a person caste had come to be determined by his birth. अर्लियर वैदिक पीरियड में क्या था कि जो कास्ट सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता था कि जो लोग ज्वेलरी का काम करता है वो ज्वेल्स हो जाएगा, जो पॉटर का काम करता है वो पॉटर हो जाएगा, जो फार्मिंग का काम करता है वो फार्मर हो जाएगा. तो पहले ऑक्यूपेशन से कास्ट डिसाइड हुआ करती थी, लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो कास्ट थी वो बाय बर्थ डिसाइड हुआ करती थी कि जो फार्मर का बेटा है वो जन्म लेते ही फार्मर ही बन गया. वो चाहे उसको फार्मिंग आती है या नहीं आती है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता था, बट फिर भी वो एक एज ए फार्मर ही कहलाता था और बाय बर्थ ऐसा होता था. विद द रिजिडिफिकेशन ऑफ द वर्ना सिस्टम, द स्टेटस ऑफ द वैश्या एंड शूद्रास फेल डाउन. तो हमने जो पिछला सिस्टम पढ़ा उसमें वैश्य और शूद्र जो थे कोई बहुत ज़्यादा लोअर पोजीशन पर नहीं थे, लेकिन इस सिस्टम में क्योंकि जो वर्ण का सिस्टम था ज़्यादा रिजिड हो गया था, मुश्किल हो गया था, तो वैश्य और शूद्र की जो कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा फेल डाउन हो गई, उनकी पोजीशन बिल्कुल ही डाउन हो गई. इन फैक्ट the Shudras were treated as the lowest of castes who were meant to serve the higher castes, on the other hand the power. तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें शूद्रास जो थे वो सबसे लोएस्ट कास्ट की तरह ट्रीट किए जाते थे और उनका एक ही काम होता था, जस्ट टू ट्रीट देयर master, power or the higher class. Another important aspect of the later Vedic society was the division of the life of an individual into 4 stages और आश्रमास. और इसके अलावा वैदिक सोसाइटी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि एक पर्सन की जो लाइफ थी उसके 4 स्टेजेस हो गए थे. ये स्टेजेस क्या क्या थे? फर्स्ट वन, दीज वर द ब्रह्मचर्या और स्टूडेंट लाइफ. तो फर्स्ट फेज़ क्या था उसकी लाइफ का? ब्रह्मचर्या, जो कि स्टूडेंट लाइफ हुआ करती थी. सेकंड, द गृहस्था और लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर. सेकंड जो स्टेज था वो गृहस्था
यानी कि एक हाउस होल्डर की लाइफ हुआ करती थी। थर्ड इज़ वाणाप्रस्था, द लाइफ ऑफ अ hermit, यानी कि तीसरे में जो पर्सन था वो एक हर्मिट की तरह ट्रीट किया जाता था। हर्मिट हर्मिट जो पर्सन मतलब एक तरह से वन में रहने के लिए चला जाए, अपना घर त्याग दे, तो ये उसकी थर्ड स्टेज हुआ करती थी। एंड लास्ट वाज द सन्यासा और टोटल रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट स्टेज थी सन्यास ले लेना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना, संसार से विदाई ले लेना। एंड नेक्स्ट वन, वुमेन एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी आल्सो saw a डाउनवर्ड मूवमेंट। उस फेज़ में हमने क्या देखा था कि जो वीमेन थी वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर थी, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, और इवन कि उनको अपना खुद लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक हुआ करता था। लेकिन इस पीरियड में जो सोसाइटी के अंदर वीमेन की पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड चली गई। they no longer enjoyed the same status they enjoyed earlier। वो अब उस तरह के स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते थे जैसे कि वो पहले किया करती थी। they were disgraced from public life and were expected to remain in the house and obey their husbands। और अब जो था उन्हें पब्लिक लाइफ से डिस्करेज कर दिया गया था और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर पे रहें और अपने पति की आज्ञा का पालन करें। तो पहले जैसे जो राइट्स थे वो वुमेन से ले लिए गए थे। नाउ द एजुकेशन, इट वाज थ्रू द गुरुकुल सिस्टम दैट एजुकेशन वाज इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन किस तरीके से मिलती थी? एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को गुरुकुल में जाना पड़ता था। स्टूडेंट्स वर नोन एज शिष्या, स्टूडेंट्स को शिष्या कहा जाता था। एंड दे हैड टू लाइव एट द टीचर्स हाउस, और उन्हें अपने टीचर के घर पर रहकर शिक्षा लेनी होती थी। द टीचर और द गुरु डिड नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्मल फीस, but it was customary to offer a दक्षिणा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीचर्स थे वो कोई एक फ़ीस नहीं लिया करते थे, बल्कि वो अपने स्टूडेंट से एक दक्षिणा लिया करते थे। अपार्ट फ्रॉम द लेसन इन दिस सिस्टम, द स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू हेल्प द टीचर विद द हाउस होल्ड चॉर्स लाइक गैदरिंग फायरवुड, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अपने टीचर के घर के कामों में भी हेल्प करनी होती थी, जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करना, कुकिंग करवाना, क्लीनिंग यानी कि सफाई वगैरह करवाना, कुछ ऐसा। फिलॉसफी, लॉजिक, रिलीजन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, medicine, ethics and arithmetic were the main subjects which were taught at the गुरुकुल। तो उस वक्त जो मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो ये हुआ करते थे। However, education was limited to only 3 upper castes and the Shudras to join the गुरुकुल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली मिस्टेक कर रखी है इन्होंने ये कहना चाहते थे कि जो एजुकेशन थी वो सिर्फ 3 अपर कास्ट के लिए ही हुआ करती थी एंड नॉट टू द शूद्रास। जो शूद्रास थे वो गुरुकुल ज्वाइन नहीं कर सकते थे, एजुकेशन नहीं ले सकते थे। स्टूडेंट्स बिलोंग्ड टू द रॉयल हाउस होल्ड were made to learn the धनुर्विद्या और वार टैक्टिक्स। और जो स्टूडेंट रॉयल हाउस होल्ड यानी कि राजा के घर से बिलोंग करते थे उनको
धनुर्विद्या सिखाई जाती थी या वार टैक्टिक्स यानी कि लड़ने के तरीके भी सिखाए जाते थे। फूड एंड ड्रिंक, तो देखिए इस टाइम के लोगों के लिए फूड और ड्रिंक क्या हुआ करता था। राइस, स्वीट, बार्ले, घी, मीट एंड फिश वर द चीफ डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ये जो था लोगों का मेन फूड हुआ करता था। एज कैटल वर डोमेस्टिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग, मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स वर आल्सो ईजली अवेलेबल फॉर कंजप्शन। तो क्योंकि कैटल सभी लोग अपने घर पे पालते थे फार्मिंग के लिए, मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो ईज़िली मिल जाया करते थे। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक सोमा एंड सूरा वर आल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम में भी सोम यानी कि अमृत एंड सूर यानी कि एक तरह का जिसको हम जहरीला पदार्थ कह सकते हैं या एक तरह से शराब कह सकते हैं, तो इस तरह के ड्रिंक पॉपुलर हुआ करते थे और वो लिए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन। धर्म की बात करते हैं कि कैसा था। वी कैन सी मेजर चेंजेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि धार्मिक प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई थी। रिलीजन बिकेम कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव विद द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड सेक्रीफाइस। जो धर्म था वेद की तरह वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा हो गया था, क्योंकि यज्ञ करवाना या सेक्रीफाइस एक तरह की बलि चढ़ाना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। पुअर पीपल कुड नो लॉन्गर कंडक्ट सच सेक्रीफाइस और यज्ञास। तो जो गरीब लोग हुआ करते थे वो इस तरह के सेक्रीफाइस और यज्ञ नहीं करवा सकते थे। विष्णु, शिव एंड ब्रह्मा emerged as the new important deities and the earlier god and goddesses lost their significance। तो इसमें बताया गया है कि जो पुराने गॉड गॉडेसेस थे वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे। अब लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, शिवा और ब्रह्मा की पूजा करते थे। वो नए देवता के रूप में सामने आए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड एज पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। और जो एनिमल थे उनकी अभी भी बड़े बड़े रिचुअल या बड़े बड़े अवसरों पर बलि चढ़ाई जाती थी, सेक्रीफाइड किया जाता था। इट वाज द ब्राह्मण्स हु कंडक्टेड दीज रिचुअल्स। और इन यज्ञ को परफॉर्म कौन करवाया करता था? ब्राह्मण करवाया करते थे। एंड परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द किंग्स एंड अदर पीपल। और राजा या फिर और लोगों के लिए भी सेक्रीफाइस और यज्ञ ब्राह्मण लोग ही करवाया करते थे। फॉर दिस दे रिसीव्ड दक्षिणाज और गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, क्लॉथ एंड काउ। इसके बदले में ब्राह्मण जो थे उनको दक्षिणा दी जाती थी या गिफ्ट दिए जाते थे, या तो सोना या कपड़े या फिर काउ वगैरह दी जाती थी। अबाउट दीज न्यू डेवलपमेंट्स आल्सो केम अप इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी। तो ये सारे के सारे नए चेंजेस थे जो धर्म में आए थे। आइडियाज़ लाइक कर्मा, आत्मा एंड मोक्षा एमर्ज्ड एज ए रिज़ल्ट। यहाँ तक कि इसके साथ साथ 3 आइडियाज़ और आए थे, कर्म, आत्मा और मोक्ष। इट वॉज बिलीव्ड दैट गुड एक्शंस वुड इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स नेक्स्ट लाइफ। कर्मा में कहा जाता था कि जो कर्मा का मतलब होता है गुड एक्शन, कहते जो गुड एक्शन है वो पर्सन की आने वाली अगली लाइफ को भी
इफ़ेक्ट किया करते थे, इन्फ्लुएंस किया करते थे। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शंस वाज स्ट्रेस, इसीलिए अच्छे कामों पर स्ट्रेस दिया जाता था। द आइडिया वाज दैट परफॉर्मिंग गुड कर्मा वुड लीड टू मोक्षा और सेल्वेशन फ्रॉम द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ये कहा जाता था फाइनली कि जो अच्छे कर्म होते हैं उनके करने से मोक्ष मिल सकता था, या जिसको हम सेल्वेशन कह सकते हैं, मुक्ति कह सकते हैं। किससे? जो हमारी लाइफ और डेथ का एक सर्कल होता है, इससे हमें मुक्ति मिल सकती थी। किसके द्वारा? सिर्फ अच्छे कर्मों के द्वारा। नाउ द फाइनल टॉपिक इज मेगालिथ्स। मेगालिथ लिटरली मीन्स लार्ज स्टोन। In some communities, there existed a distinct style of burial in which the dead body was buried in large stone graves. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेगालिथ थे वो क्या थे? बड़े बड़े पत्थर थे। कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर एक डिफरेंट स्टाइल था कि जो डेड बॉडीज़ थी उनको बड़े बड़े पत्थरों की कब्र बना के उसके अंदर दबाया जाता था। These burials are known as मेगालिथ्स और मेगालिथिक ग्रेव्स। इन बरियल्स को मेगालिथ या मेगालिथिक ग्रेव कहा जाता था। दिस कल्चर वाज one of the earliest culture to use iron in South India, particularly Andhra Pradesh and Tamil Nadu। तो इस कल्चर में सबसे पहले आयरन का यूज़ हुआ था, पर्टिकुलरली हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हिस्से में। सच मेगालिथिक साइट्स have also been discovered in Kashmir and नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इस तरह की मेगालिथिक साइट जो थी वो इंडिया के कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से डिस्कवर हुई है। सम ऑफ द मेगालिथिक burial sites are in Nagpur, Maharashtra, Maski in Karnataka, and Nagar Junakonda in Andhra Pradesh and Adhichanallur in तमिलनाडु। तो यहाँ इन सभी एरियाज़ के अंदर मेगालिथिक साइट्स मिली हैं। लेट्स रीड मोर अबाउट these megaliths. These graves were usually built with large and heavy stone boulders. तो ये जो ग्रेव्स थी वो बड़े बड़े और भारी पत्थरों से बनाई जाती थी। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी ये। However, they have different shapes and size, and the method of burial was also differed over different areas। हालांकि ये जो मेगालिथ से हर जगह पर अलग अलग शेप और अलग अलग साइज ही हुआ करते थे, और हर जगह पर जो बरियल का यानी कि दफनाने का जो मेथड होता था डेड बॉडीज़ को वो डिफरेंट होता था। इन सम कल्चर द बोन्स ऑफ द डेड पर्सन वर कलेक्टेड इन एन अर्न एंड बरीड इन द पिट। कुछ कल्चर के अंदर तो जो डेड पर्सन की बोन्स हुआ करती थी उनको एक अर्न के अंदर, अर्न होता है एक राउंड शेप का लॉन्ग बर्तन होता है एक तरह का, उसके अंदर इकट्ठी की जाती थी और उसे एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया जाता था। समटाइम्स द ग्रेव वाज मार्क्ड बाय अ सर्कल ऑफ स्टोन अराउंड द पेरीफेरी। तो कहते हैं कि उसके बाद जो ग्रेव थी उसको एक स्टोन का उसके चारों तरफ सर्कल बनाकर, पेरीफेरी का मतलब उसके चारों तरफ से एक सर्कल बनाकर
एक निशानी लगा दी जाती थी कि ये इस पर्सन की ग्रेव है। इन सम कल्चर्स द डेड वर बरीड विद कोमोडिटीज़ लाइक पॉटरी, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, वीपन्स एक्सेट्रा। और कुछ कल्चर ऐसे थे जिनमें डेड बॉडीज़ के साथ कुछ मटेरियल भी रखा जाता था, जैसे पोट, क्लोथ, कोई ऑर्नामेंट, गहने वगैरह, वीपन्स, कोई हथियार वगैरह। दिस शोज़ दैट दे बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ। और इससे पता लगता है कि वो लोग ये सोचते थे कि जो मर जाते हैं वो लोग दोबारा भी जन्म लेकर के आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, graves with gold jewels belong to rich people, while those with inexpensive items belong to the poor। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हिस्टोरियन हैं वो ये मानते हैं कि जिन कब्रों के अंदर गोल्ड मिला था वो अमीर आदमियों की कब्रें हुआ करती थी, और जिनके अंदर इनएक्सपेंसिव यानी कि बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें मिली हैं वो किसकी हुआ करती थी? पुअर लोगों की हुआ करती थी। दीज रिमेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम। तो ये जो रिमेन्स या ये बची हुई चीज़ें जिनकी खुदाई करके ये मिले हैं हमें, ये उस टाइम की लाइफ और सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे हैं। इज़ दैट क्लियर?